देश में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक छोटा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। कहने को ये छोटा है, लेकिन राजनीतिक मायने इस चुनाव के बहुत बड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं और इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो 10वीं सीट है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल मिल्कीपुर को लेकर के एक मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इस वजह से चुनाव आयोग ने कहा कि सब जुडिश होने की वजह से मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ दिन पहले हमने आपको यूपी की इन 10 में से 3 सीटों के बारे में जानकारी दी थी। ये 3 सीटें थी मैनपुरी की करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और इस्तीफा दे करके वो संसद पहुंच गए। दूसरी सीट थी अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और तीसरी सीट थी अंबेडकर नगर की कटेहरी, जहां पर 13 यार देश में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक छोटा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। कहने को ये छोटा है, लेकिन राजनीतिक मायने इस चुनाव के बहुत बड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं और इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो 10वीं सीट है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल मिल्कीपुर को लेकर के एक मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इस वजह से चुनाव आयोग ने कहा कि सब जुडिश होने की वजह से मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ दिन पहले हमने आपको यूपी की इन 10 में से 3 सीटों के बारे में जानकारी दी थी। ये 3 सीटें थी मैनपुरी की करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और इस्तीफा दे करके वो संसद पहुंच गए। दूसरी सीट थी अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और तीसरी सीट थी अंबेडकर नगर की कटेहरी, जहां पर 13 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन जो 7 सीटें खाली हैं, उन 7 में से एक सीट है फूलपुर, जो कि पड़ती है प्रयागराज में। और आज इसी फूलपुर सीट के बारे में हम आपको एक एक जानकारी देंगे। हर वो जानकारी जिससे फूलपुर के बारे में, यहाँ के सियासी समीकरण के बारे में, यहाँ किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट नहीं मिल रहा है, क्या माहौल है, किस तरह से कुंभ की वजह से इस सीट पर विकास के जो काम है वो प्रभावित हो रहा है, तमाम ऐसे पहलू हैं। वो भी पहलू हैं जिसमें इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फूलपुर सीट को लेकर किस तरह से विवाद चल रहा है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मेरा नाम है रणवीर और मेरे साथ हैं कैमरे के पीछे राजेश गुप्ता। तो बात करते हैं फूलपुर की। प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट साल 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। बीजेपी ने प्रवीण पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया और दोनों ही बार प्रवीण पटेल चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे। और प्रवीण पटेल की लोकप्रियता देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस साल होने जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में प्रवीण पटेल को फूलपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। वो फिर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और उनके सामने 2 सवाल थे। वो सांसद बने रहेंगे या फिर विधायक। उन्होंने चुना कि वो सांसद बने रहेंगे और इस्तीफा दे दिया फूलपुर विधानसभा सीट से। और ऐसे में ये जो फूलपुर विधानसभा सीट है वो खाली हो गई। प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या की, तो फूलपुर विधानसभा सीट पर हैं 4,06,028 मतदाता। और ये 4,06,028 मतदाता तय करेंगे कि फूलपुर में विधानसभा के उपचुनाव में कौन उनका जनप्रतिनिधि बनेगा, कौन 2027 तक फूलपुर का विधायक रहेगा। वो बीजेपी से रहेगा या सपा से रहेगा या बसपा से रहेगा या कांग्रेस को सीट मिलेगी। ये तमाम सवाल हैं। हालांकि इन सवालों का जवाब अगले 3-4 दिन में तय हो जाना है। लेकिन फिलहाल फूलपुर के सियासी समीकरण आपको समझाते हैं। चूंकि प्रयागराज की जो फूलपुर सीट है, यहाँ जातियों का बोलबाला है, इसलिए जाति समीकरण पहले आपको समझाते हैं। यहाँ अगर वोटर्स की बात करें तो 4,06,028 वोटर्स में से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले वोटर हैं, जिनकी आबादी लगभग 75,000 के आसपास है। कोई अनुमानित आंकड़ा ही है, क्योंकि जातियों की कोई जनगणना हुई नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर्स किसी के पास नहीं है। राजनीतिक दलों का जो अनुमान होता है किसी भी विधानसभा या किसी भी लोकसभा सीट के, उसके आधार पर ये आंकड़े हम आपको बताते हैं। और ये आंकड़े कहते हैं कि फूलपुर विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति से आने वाले जो लोग हैं उनकी आबादी लगभग 75,000 है। इसके अलावा पटेल बाहुल्य सीट इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ से चुनाव
जिताने और हराने की जो क्षमता है वो पटेल बिरादरी में है, जिसकी आबादी लगभग 70,000 के आसपास है। इसके बाद यादवों की संख्या है 60,000, और अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम आबादी है लगभग 50,000। इसके अलावा ब्राह्मण हैं 45,000, निषादों की आबादी है लगभग 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000, और अन्य की अगर हम बात करें तो लगभग 50 से 55,000 के आसपास अन्य हैं। इस तरह से टोटल 4,06,028 मतदाता फूलपुर विधानसभा सीट पर हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर प्रत्याशियों की, तो ये ऐसी सीट है जो कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक विवाद की वजह बनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित कर दिया है और बनाया है मुस्तफ़ा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस है जो बार बार कह रही है कि गांधी परिवार का गढ़ है प्रयागराज, और ये जो फूलपुर सीट है ये मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में। प्रियंका गांधी के कोई चहेते नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं इस फूलपुर सीट से, और इसी वजह से कांग्रेस बार बार सपा पर दबाव बना रही है कि समाजवादी पार्टी कैसे भी ये जो फूलपुर सीट है ये कांग्रेस को दे दे। लेकिन सपा है जो कि अब लोकसभा चुनाव के आसपास जो उसकी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बहुत अग्रेसिव है, और इसी वजह से अखिलेश यादव ने जैसे ही देखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी की, और उस लिस्ट में जिन 6 प्रत्याशियों का नाम था उसमें एक नाम था फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी का। और इस वजह से अब कांग्रेस के सामने असमंजस की स्थिति है कि अब वो करे तो करे क्या। अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन क्या सपा मानेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि फूलपुर सीट किसी भी हाल में कांग्रेस चाहती है कि उसे मिले, और सपा चाहती है कि किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी को फूलपुर वो ना दे। अब दूसरी तरफ बीएसपी जो कि आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के संघर्ष में लगी है बीएसपी, उसके तहत इस बार उपचुनाव में बीएसपी भी चुनाव मैदान में होगी। इससे पहले भी जब 2022 में अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे तब भी उपचुनाव हुए थे। जब वो सांसद थे आजमगढ़ से, और रामपुर में भी उपचुनाव हुए थे, तब भी बीएसपी ने तय किया था कि वो उपचुनाव लड़ेगी, और एक बार फिर बीएसपी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 9 सीटों पर अनाउंसमेंट हो चुका है, उनमें से जो फूलपुर सीट है वहाँ भी चुनाव लड़ने वाली है और प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। पासी समाज से आने वाले शिवबरन पासी को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। शिवबरन पासी जो कि दलितों के नेता हैं और पासी समाज से आते हैं, उन्हें बीएसपी ने टिकट दिया है। ऐसे में जो मुकाबला है वो बीएसपी के प्रत्याशी की वजह से कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय हो सकता है। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार फूलपुर सीट से 2 बार से 2017 और 2022 में चुनाव जीत चुकी है। हालांकि इन दोनों चुनावों में अगर बात करें तो प्रभाव 2017 की तुलना में 2022 में कम हुआ। 2017 में जो जीत का आंकड़ा था वो 16,613 वोट का था, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल 16,613 वोटों से चुनाव जीते। लेकिन 5 साल बाद 2022 में जब चुनाव हुआ तो जीत का अंतर 3,000 से कम हो गया, 2,732 वोटों से प्रवीण पटेल चुनाव जीते, यानी कि जो मार्जिन था वो 5 सालों में कम हुआ। हालांकि प्रवीण पटेल फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सांसद बन गए, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि उनका प्रभाव कम हुआ, लेकिन विधानसभा के लिहाज से अगर देखें तो जो टक्कर है वो कड़ी हो गई। और इसी वजह से इस बार इंडिया अलायंस या ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी मान रही है कि वो बीजेपी को हरा सकती है, और फूलपुर में मुस्तफ़ा सिद्दीकी को टिकट दे करके समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले में एक मुस्लिम समाज से आने वाले प्रत्याशी को उतारा है। वो उम्मीद कर रही है कि कुछ पटेल वोट, कुछ मुस्लिम वोट और बाकी जो अलग अलग जातियां हैं उनको एक करके वो फूलपुर सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। अब बीजेपी की बात, बीजेपी से दावेदारों की कमी नहीं है। बीजेपी से कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें एक नाम प्रवीण पटेल की पत्नी गोल्डी पटेल का है। गोल्डी पटेल प्रवीण पटेल की पत्नी हैं और उनके लिए सिफारिश उनके पति जो कि सांसद हैं वो कर रहे हैं। गोल्डी पटेल के अलावा अगर बात करें तो यहाँ से एक डॉक्टर यूवी यादव हैं, भाजपा के नेता हैं, लोकप्रिय हैं इलाके में, वो भी इस बार बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। और अगर यहाँ पे बाकी कुछ लोगों की बात करें तो इसमें कविता पटेल हैं जो कि यमुना पार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी दावा कर रही हैं। और केसरी देवी पटेल जो कि सांसद रह चुकी हैं, उनके बेटे दीपक पटेल भी बीजेपी के टिकटार्थियों के दावेदार हैं।
अब इन चारों नाम में से कोई एक नाम होगा या फिर कोई पांचवा नाम बीजेपी तय करेगी, ये तो खैर देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी दावेदारी हो सकती है वो कविता पटेल और डॉक्टर यूवी यादव के बीच में है। बीजेपी दीपक पटेल पर भी विचार कर सकती है, लेकिन गोल्डी पटेल की संभावना बेहद कम बताई जा रही है, क्योंकि जिस सीट से उनके पति विधायक रहे, जिस सीट से जो लोकसभा सीट है वहाँ से उनके पति सांसद हैं मौजूदा, ऐसे में बीजेपी प्रवीण पटेल की पत्नी को टिकट देगी, इसकी गुंजाइश बेहद कम लगती है। अब अगर बात करें यहाँ पर जो राजनीतिक लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जो सपा से अपने कोटे में फूलपुर की सीट मांग रही है, उसने एक बैठक की थी। तस्वीरें आपको याद होंगी जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मंच पर बैठे हुए थे। अविनाश पांडे थे, अजय राय थे, मोना मिश्रा थी, और ये तमाम नेताओं की मौजूदगी में अचानक टिकटों को लेके विवाद छिड़ा। विवाद ऐसा छिड़ा कि कुर्सियां चलने लगी, विवाद ऐसा छिड़ा कि हाथापाई होने लगी, नेता मनाते रहे, कार्यकर्ता लड़ते रहे। ये तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी और तब कहा गया था कि कांग्रेस मान बैठी है कि टिकट उसी को मिलेगा, ये सीट उसी के खाते में जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब बहुत अग्रेसिव हो चुकी है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के अगले दिन ही जो नतीजे आए उसके अगले दिन एक सूची जारी करके 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले इसके बाद एक और लिस्ट जारी हुई जिसमें एक सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया। यानी 10 में से एक सीट पर तो चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और जो 9 है उस 9 में से समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी, माफ़ कीजिएगा, 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं। 3 सीटें बाकी हैं, इनमें हैं गाज़ियाबाद की खैर, मुरादाबाद की कुंदर की और इसके अलावा गाज़ियाबाद सदर। तो ये 3 सीटें जो हैं, इन 3 सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि गाज़ियाबाद की सदर सीट और अलीगढ़ की जो खैर सीट है, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने को तैयार है और मुरादाबाद की कुंदरकी पर भी बहुत जल्द प्रत्याशी के नाम की घोषणा सपा कर सकती है। यानी कि जो 10 सीटें हैं, 10 में से 8 सीट पर सपा लड़ सकती है और 2 पर कांग्रेस। लेकिन फिलहाल जो फूलपुर सीट की लड़ाई है वो लड़ाई आ जाती है जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी, सपा या कांग्रेस जो कि इंडिया अलायंस में है, और बीएसपी। और अगर इस त्रिकोणीय लड़ाई में जो भी चुनाव जीता वो 2027 तक फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व करेगा। ये एक प्रतिष्ठा की सीट है और इस प्रतिष्ठा की सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक रह सकता है, क्योंकि 2017 की तुलना में 2022 में जो वोटों का मार्जिन था वो कम हो गया था और इस बार इसी वजह से ऑपोजिशन मान रहा है कि 2 बार लगातार जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को वो शिकस्त दे सकता है। अब शिकस्त दे पाएगा या नहीं ये तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन 13 नवंबर को जो फूलपुर सीट पर चुनाव होने वाला है वो बेहद रोचक होगा, ये तो ज़रूर लग रहा है। कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।